क्या आप जानते हैं जिन्होंने 300 साल तक भारत पर शासन किया, वे इस देश में कैसे आए थे और उस समय भारत तथा मध्य एशिया की आंतरिक स्थिति क्या थी? मध्य एशिया के आग से झुलसते दिनों में फरगना की धूल से अटी हुई घाटी में 1483 में आंदीजान के एक एकांत कोने में जन्म लेते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और वह तैमूर के 5वें वंशज थे। उस समय मध्य एशिया एक युद्ध भूमि था। तुर्क, मंगोल और उज्बेकों की तलवारों की झंझनाहट और घोड़ों की टापों से पहाड़ से लेकर मैदान तक कांप उठता था। सत्ता के लोभ में एक के बाद एक कबीले हत्याओं में लिप्त थे। सबकी नजरें थीं समरकंद पर, तैमूर की वह स्वर्णिम राजधानी जो मानो सत्ता के मुकुट में जड़ा हुआ रत्न हो। 1494 में फरगना के शासक और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद फरगना की सत्ता मात्र 12 वर्षीय युवा बाबर के कंधों पर आ जाती है। लेकिन यह युवा बादशाह समझ नहीं पाए थे आने वाली तूफान की आहट। उनके कई सामंतों ने उन्हें समर्थन देने से इनकार कर दिया और उज्बेकों ने फरगना पर कब्जा करने की योजना बनानी शुरू कर दी। पिता की मृत्यु से भी पहले समरकंद तैमूरी यानी तैमूर की वंशावली के नियंत्रण में था, लेकिन युवा सम्राट बाबर का सपना था कि वह तैमूर की राजधानी समरकंद पर कब्जा करे। जब तैमूरियों का नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा, ठीक उसी समय 1497 में बाबर समरकंद जीत लेते हैं। लेकिन यह विजय अधिक दिनों तक टिक नहीं सकी, क्योंकि 1490 के दशक की शुरुआत से ही उज्बेक, विशेषकर शैबानी खान, तैमूरियों से समरकंद को छीनने का प्रयास कर रहे थे। अंततः 1501 में शैबानी खान युवा बाबर को समरकंद से निष्कासित कर देते हैं और समरकंद पर अधिकार कर लेते हैं और मध्य एशिया में एक शक्तिशाली नेता बन जाते हैं। युवा बाबर समरकंद छोड़कर फिर से अपने स्थान फरगना लौटते हैं, लेकिन लौटने पर देखते हैं कि उनके सामंत उनके विरुद्ध विद्रोह कर चुके हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर उज्बेक फरगना की ओर आक्रमण करते हैं। अंततः 1504 में युवा बाबर को हमेशा के लिए अपनी जन्मभूमि छोड़ने पर विवश होना पड़ता है। उसी समय भारत की आंतरिक राजनीतिक स्थिति अत्यंत अराजक, बंटी हुई और षड्यंत्रों से भरी हुई थी। यह समय भारत के लिए एक राजनीतिक शतरंज की बिसात जैसा था, जहां विभिन्न शक्तियां, दिल्ली सल्तनत, राजपूत राज्य, अफगान शासक और अन्य क्षेत्रीय ताकतें सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थीं। दिल्ली का सुल्तान उस समय इब्राहिम लोदी था, जिसने 1517 में अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली। इब्राहिम लोदी एक अयोग्य और अहंकारी शासक था। वह केंद्रीकृत सत्ता को मजबूत करना चाहता था और सभी को अपने नियंत्रण में लाना चाहता था, लेकिन उसकी कठोर नीतियों के कारण कई सामंत उसके विरुद्ध विद्रोही हो उठे और वह अफगान सामंतों को नियंत्रित करने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप पंजाब, बिहार और अन्य क्षेत्रों के अफगान गवर्नर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। यह आंतरिक विद्रोह लोदी शासन को धीरे धीरे कमजोर करता गया। पूर्व भारत, विशेषकर बिहार और बंगाल में अफगान शासक जैसे नसीरुद्दीन, नुसरत शाह स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे, लेकिन वे दिल्ली की सत्ता को मानने को तैयार नहीं थे। उधर 1519 में मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा मालवा के शासक महमूद खिलजी के विरुद्ध विजय प्राप्त करते हैं और राजपूतों के बीच एक शक्तिशाली गठबंधन बनाना शुरू करते हैं। उनका लक्ष्य था लोदी शासन की कमजोरी का लाभ उठाकर उत्तर भारत में राजपूत प्रभुत्व स्थापित करना। इब्राहिम लोदी
और राणा सांगा के बीच कई युद्ध हुए। राणा सांगा ने 1517 से 1519 के बीच लोदी शासन के विरुद्ध अभियान चलाए, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली की शक्ति क्षीण होती गई। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान दोनों ही उसके विरुद्ध खुले विद्रोह की घोषणा करते हैं और अंततः 1524 में बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि आलम खान और दौलत खान लोदी दोनों ही इब्राहिम लोदी के नजदीकी रिश्तेदार थे। 1504 में फरगना छोड़ने के बाद बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था और उन्हें यह समझ में आ गया था कि मध्य एशिया को पुनः पाना अब संभव नहीं है। उसी समय दौलत खान लोदी के आमंत्रण पर बाबर अपनी विशाल सेना लेकर काबुल से भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। उन्होंने जो रास्ता अपनाया वह था खैबर दर्रा, हिंदू कुश पर्वतमाला का एक संकीर्ण मार्ग जो आज के अफगानिस्तान के पूर्वी भाग से पाकिस्तान के पेशावर तक फैला है। खैबर दर्रा भारत पर आक्रमण करने के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार रहा है। इसका संकीर्ण और पहाड़ी रास्ता सैन्य अभियानों के लिए चुनौतीपूर्ण होते हुए भी भारत के उपजाऊ पंजाब क्षेत्र में प्रवेश का सबसे तेज रास्ता था और भारत में प्रवेश के लिए सिकंदर ने भी यही मार्ग अपनाया था। बाबर पंजाब के लाहौर और सियालकोट की ओर अग्रसर होते हैं। वह पहले दौलत खान लोदी से मिलते हैं, जिन्होंने उन्हें समर्थन देने का वादा किया था, लेकिन बाबर की बढ़ती शक्ति को देखकर दौलत खान पीछे हट जाते हैं, जिससे बाबर पंजाब के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेते हैं और 1526 की शुरुआत में बाबर पंजाब से दिल्ली की ओर बढ़ते हैं और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में विजय प्राप्त कर मुगल शासन की नींव रखते हैं। उस समय भारत की सैन्य शक्ति मुख्यतः हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों पर निर्भर थी। यह कमजोरी बाबर के लिए एक रणनीतिक लाभ का कारण बनी, जिससे बाबर की आधुनिक तोपें और बंदूकें इब्राहिम लोदी की सेना को मात देती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।